हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं 2026 या 2027 के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन क्यों किया जाए। इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों चूज करें। ऐसा क्या खास है हिस्ट्री ऑप्शनल में जिसकी वजह से आपको हिस्ट्री ऑप्शनल चूज करना चाहिए, क्यों चुना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। साथ के साथ मैं एक चीज पर और चर्चा करूंगा, आपके लिए कुछ सरप्राइज। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सरप्राइज क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो वो सरप्राइज आपके उस पर्पस से हैं जो आपके लिए आपके सिलेक्शन में योगदान देगा। मैं कभी भी आप लोगों के साथ में इस तरह की चीजें मैं नहीं करता हूं कि आपके भविष्य के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आपको लिए ना करवाऊं। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और इस क्लास को प्रॉपर तरीके से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं। क्योंकि इसमें मैं कई बेहतरीन रणनीति के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ एक विशेष सरप्राइज के बारे में चर्चा करूंगा और साथ के साथ आपको बताऊंगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय चुनने से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए सभी दोस्त, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं कि इतिहास वैकल्पिक विषय का चयन क्यों किया जाए। इसको मैं डिस्कस करूंगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय इसको लेकर के स्टूडेंट्स में काफी सारी एक चैलेंज है, एक कहा जाए कि समस्या है कि वो लोग मानते हैं कि इतिहास में नंबर नहीं आते, इतिहास बहुत लेंथी विषय है, ठीक है ना, बहुत सारे डेट और फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, तो लोगों में इंटरेस्ट नहीं आता। किसी ने कहा भी है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात को पढ़ी और सुबह सफा। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दें कि ऐसा नहीं है। ये कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि हम अगर किसी भी चीज का सही मूल्यांकन ना करें और सही तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें तो चीज हमारे दिमाग में ऐसी ही बनती है, किसी की भी गलत इमेज बन सकती है अगर हम उसके बारे में सही तरीके से ना जानें। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना कि मैं इतिहास में मैंने जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तो जरूर किया, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन आपका साइंस से किया, साइंस बैकग्राउंड से रहा। 10+2 मैंने साइंस से किया, ग्रेजुएशन मैंने साइंस से किया, उसके बाद जाकर के मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया आपके हिस्ट्री से। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज नहीं किया, बल्कि हिस्ट्री ऑप्शनल ऑलरेडी मैं यूपीएससी में ले चुका था, मेरा इंटरेस्ट था और उसकी तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। बात समझ गए ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि यह हिस्ट्री ऑप्शनल में ऑलरेडी पढ़ रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, ठीक है। तो आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं जिसके लेकर के मैं कह रहा हूं कि आपको गलत तरीके से चीजें बताई गई हैं, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा और आपके लिए एक पहला सरप्राइज, इसके अलावा और भी हैं, एक सरप्राइज आप लोगों को मैं अभी देता हूं और वो है आपका रिपब्लिक डे सेल। स्टडी IQIAS हिंदी आपको इतिहास वैकल्पिक विषय 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच लॉन्च कर रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा बैच, ये ध्यान रखिएगा। और प्रतिज्ञा बैच बिल्कुल नए सिरे से बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपके ये बैच जो है आपका 3 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब से? 3 फरवरी से आपका ये बैच स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। और इस सेल के थ्रू आपका जो एडमिशन है, आपका MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपका मात्र 12,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। और ये जो सेल है ये 27 जनवरी तक के लिए अवेलेबल है। एक छोटा सा सरप्राइज मैंने आपको ये दे दिया है, लेकिन ये बहुत छोटा सरप्राइज है और ये एक नॉर्मल सरप्राइज है कि भाई रिपब्लिक डे आ रहा है, तो रिपब्लिक डे के बिहाफ पर आप लोगों को कुछ छूट आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं यही सरप्राइज देने वाला हूं? जी नहीं, मैं सरप्राइज देने वाला हूं कुछ और, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले चर्चा करूंगा मैं स्ट्रेटजी की कि इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों चयन करें। इतिहास
के चयन करने के पीछे कारण क्या है? तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि इतिहास का जो सिलेबस है जीएस में आपका पूरा का पूरा 100% है। 100% जीएस में सिलेबस है। तो यानी कि जीएस में और ऑप्शनल में आपका 100% सिलेबस आपको पढ़ना ही है, जबकि इतना 100% सिमिलर सिलेबस आपके किसी ऑप्शनल में नहीं है। चाहे वो कोई भी ऑप्शनल उठा लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, या आपका पब्लिक एड उठा लीजिए, या सोशियोलॉजी उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, 100% सिमिलर नहीं है। यानी कि जीएस में आपके आते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी आता है। सोचिएगा, प्राचीन भारत पढ़ना होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पढ़ना होता है, भारत, आपका आधुनिक भारत पढ़ना होता है, और आपका विश्व इतिहास पढ़ना होता है। इतिहास, ये आपके दोनों पोर्शन प्री और मेंस में भी रहते हैं, और ये आपका मेंस में रहता है जीएस में, ध्यान रखना। और इसके साथ इस पोर्शन में आपका इंक्लूड है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो इंक्लूडन है कला संस्कृति का, यानी कि इसी की कला संस्कृति भी आपको उसमें पढ़नी है, और यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन जीएस में बनते हैं। तो इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना, ये आपका सिलेबस ऑप्शनल में भी है, लेकिन ऑप्शनल और जीएस के सिलेबस में और उल्टा अंतर है जो अन्य विषय में नहीं है। उल्टा अंतर क्या है कि जीएस का जितना सिलेबस है उसका 60%, 60 to 70% ही आपको ऑप्शनल में पढ़ना होता है, वैकल्पिक विषय में पढ़ना होता है। यानी कि जीएस से आप वैकल्पिक विषय को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जबकि बाकी विषय में क्या होता है कि आप ऑप्शनल पढ़ लोगे तो जीएस में हेल्प हो जाएगी। जी नहीं, यहां तो कंडीशन यह है कि उससे भी सिलेबस आपका ऑप्शनल कम करना है, बस लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, लिमिटेड टॉपिक के बिहाफ पर ही आपको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करनी है, बस इतना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि अरे हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको बता दें कि इतिहास के वैकल्पिक विषय का सिलेबस कम है, यानी कि इसका सिलेबस आपका काफी कम सिलेबस है, काफी कम सिलेबस है, यानी कि इसमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। जैसे आपका फैक्चुअल पोर्शन, तथ्यात्मक जो पोर्शन है, फैक्चुअल पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑप्शनल में फैक्ट्स आने ही नहीं है। मुश्किल से 5 से 7% गिने चुने कुछ एक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जबकि जीएस के प्री में आपको पढ़ना है। आपको किताबों के नाम भी याद रखने हैं, राजाओं के नाम भी याद रखने हैं, उनके समय की गतिविधियां भी याद रखनी है प्री के लिए। जैसा कि मैं जनरली आपको पढ़ाता हूं, शाम को मेरी उपेंद्र सिंह की बुक सीरीज चलती है, उसमें देखते होंगे कि उसमें कितने सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं प्री के लिए। लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं है, ऑप्शनल में ये सब कुछ नहीं पढ़ना। इसलिए सोचिए, जब फैक्चुअल पोर्शन नहीं पढ़ना है तो फैक्चुअल पोर्शन का लगभग 30 to 40% सिलेबस तो आपका ऐसे ही कम हो गया। और उसमें भी इसके अगर मेंस की बात करें, कंसेप्चुअल की बात करें, तो कंसेप्चुअल के सारे टॉपिक इसमें नहीं पढ़ने हैं, लिमिटेड टॉपिक हैं, गिने चुने टॉपिक हैं, लेकिन जो गिने चुने टॉपिक है वो गहराई से समझना है। पहली बात तो आपकी ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी लाइन है कि आप इतिहास वैकल्पिक विषय लें या ना लें। अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है और अच्छी रैंक लानी है तो आपको वैकल्पिक विषय से ज्यादा सिलेबस आपको जीएस में पढ़ना होगा। तो जब जीएस में उससे ज्यादा सिलेबस पढ़ना है तो फिर हिस्ट्री ऑप्शनल चयन क्यों ना किया जाए, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत किया जाए। उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑप्शनल के लिए हैं उनको थोड़ा गहराई से पढ़ करके तैयार हो जाएगा, बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल में फैक्ट्स नहीं पढ़ने, ऑप्शनल का सिलेबस कम है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि आपके लिए रियली में हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों है। दूसरा, ये कहते हैं कि इसमें राजा महाराजा ये वो सब पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कंसेप्चुअल पोर्शन पढ़ना होता है। राजा महाराजा केवल उन्हीं राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना होता है जिन्होंने किसी भी इतिहास के कालखंड में अपना प्रभाव डाला है, और मुश्किल से वो मुश्किल निकल करके आएंगे जिनके बारे में पढ़ना है। तो 10 राजा मुश्किल से पढ़ने होंगे, 10 एम्परर्स,
जिनमें अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, हर्षवर्धन है। कुल मिलाकर के एंशिएंट इंडिया में ये 5-6-7 हैं, 5-6 हैं, जिनसे आपके ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिडिवल इंडिया में आ जाइए तो इल्तुतमिश हो सकता है, बलबन हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है, ठीक है ना, या लोदी वंश के शासक हो सकते हैं, कुछ एक गिने चुने। इल्तुतमिश हो, आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है। बस इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मुश्किल से 8-10 एम्परर्स आपको पढ़ने होते हैं, तो इसमें राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि इसमें करंट अपडेट नहीं होता, करंट अफेयर्स अपडेट की कोई समस्या नहीं है। यानी कि स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ते जाएंगे उसका कंसेप्ट उतना अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। आपको नई नई चीजें ऐड नहीं करनी, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, तीसरा इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और भी है कि इसमें कोई सिद्धांत या इसके चिंतक नहीं है। जैसे कि अन्य विषय में देखेंगे, चाहे PSI देख लीजिए, पब्लिक एड ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, उन सभी विषयों के सभी के चिंतक सिद्धांतक हैं, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, सारी चीजें हैं। ऐसा यहां पर कोई भी नहीं है। जो भी है इतिहास के ही कालखंड के इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने समय में अपनी कुछ बातें कही हैं, उनको हमको पढ़ना है। जैसे चाणक्य पढ़ना है, महात्मा बुद्ध पढ़ना है, महावीर स्वामी पढ़ना है, ठीक है ना, या आपके कहा जाए तो कबीर भी नहीं पढ़ना, सूफी भक्ति संतों के बारे में कुछ कुछ जान करके उनकी मोटी मोटी जो सार है उसको पढ़ना है, ठीक है। महात्मा गांधी हैं, आपके अंबेडकर हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन लोग, टैगोर हैं, इन लोगों की विचारधारा के बारे में जानना है कि उस समय इन्होंने जो आंदोलन चलाया, जो कुछ भी किया, उस समय उनका क्या योगदान था। तो इसमें सिद्धांत भी नहीं है, चिंतक भी बहुत ज्यादा नहीं है, करंट अफेयर्स भी नहीं है। तीसरी चीज इसमें एक और भी चीज है, और वो चौथा पॉइंट ये है कि इसकी अपनी कोई विशेष भाषा नहीं है, जबकि हर विषय के अपनी विशेष शब्दावली है, विशेष भाषा नहीं और शब्दावली नहीं, कोई शब्दावली नहीं है। यानी कि आप अपनी भाषा में ही इसको आप लिख सकते हैं। जैसा भी कंसेप्ट आपको समझ में आता है वैसा ही आप आराम से लिख करके आ सकते हैं। कोई क्रम ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जबकि आप अदर सब्जेक्ट देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, तो ज्योग्राफी में कंसेप्ट क्या है, आपके टेक्निकल टर्म्स है, और टेक्निकल टर्म्स होते हैं तो उनका अपना एक सीक्वेंस होता है, उनका अपना एक शब्दकोश है। उसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स भी देखेंगे तो उनका अपना एक शब्दकोश है, और उस शब्दकोश में जो भाषा है, जो चीजें हैं, उसी क्रम में उसी तरीके से लिखनी पड़ेंगी। उसमें आप ऐसे वैसे नहीं कर सकते, लेकिन यहां कर सकते हो कि अकबर की सोच क्या थी, अकबर की सोच ऐसी थी तो इस तरीके से दूसरे भाषा में लिख दीजिए। यानी कहानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा कि इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कहानी के तौर पर याद कर सकते हो। कहानी के तौर पर याद करना, याद बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी समय की एक इमेजिनेशन बनाइए कि एक कहानी थी, वैदिक काल की बताइए कि वैदिक काल में आर्य जो हैं विदेशों से आते हैं और उन्होंने उसके सामने पहले एक नदी पड़ी, उसको उन्होंने किसी तरह पार किया और आकर के देखा तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े महल जो उन्होंने पहली बार देखे। अब वो क्या करें, वहां पर नगर हैं और वो लोग कैसे हैं, ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं, खानाबदोश लोग हैं, तो उनका अब क्या होगा। भाई आर्य जो हैं लड़ाकू योद्धा हैं, उनके पास रथ हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके पास घोड़े हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में देखे तो ये तो महलों में रहने वाले लोग हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने उन पर अटैक किया, उनको जीता, भाई इनकी जगह पर कब्जा कर लो, ठीक है ना। अब इनका जो लीडर था वो इंद्र था, तो इंद्र को ही जिसने पहली बार इन किलों को तोड़ा, इनकी बस्तियों को तोड़ा, पत्थरों के महलों को तोड़ा, तो वो पुरंदर कहलाए, ठीक है ना, पुराभिद कहलाए, इस तरीके से। तो एक कहानी के तौर पर पूरी चीजों को आप याद कर सकते हो, और कहानी के तौर पर याद करने के बाद इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को आप पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट या इसके सिनॉप्सिस बना करके
सिनॉप्सिस फॉर्म में इनको आप पूरा का पूरा तैयार कर सकते हो, पूरा का पूरा। आपको कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट्स बनाइए और उनके अंदर की कहानी याद रखिए। और उससे फायदा क्या है, इसमें सबसे बड़ा फायदा अब इसमें एक और कर रखा है कि आपके एक चीज इसमें ध्यान रखना, छठा पॉइंट जिसमें जो है आपके छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, उसके अंदर का कंटेंट याद करना बड़ा मुश्किल होता था, क्या क्या याद करें यार। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं, 150 से लेकर के 250 शब्दों के बीच के, जैसे जीएस में आते हैं वैसे ही यहां पर भी आते हैं शब्द के। अब इतने में बहुत ज्यादा कहानी तो आप लिख नहीं सकते, बहुत ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं है। तो आप अगर किसी भी प्रश्न के किसी भी पॉइंट की खास बात है तो उसके 5, 6, 7, 8 पॉइंट लिखेंगे, तो इस पॉइंट के अंदर को एक्सप्लेन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो यानी कि 150 से 200 शब्द में देखेंगे तो आपके 15 से 20% आपकी भूमिका में निकल जाता है, 15 से 20% आपका निष्कर्ष में निकल जाता है, और लगभग 60 से 70% आपका मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग प्रश्न का। तो 60 से 70, अब सोचना अगर 150 शब्द का प्रश्न है तो 100 शब्दों में अपनी सारी बात कहनी है। तो अगर आपके पास पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है, तो 6 पॉइंट को अगर आप 10-10, 20-20 शब्द लिखेंगे, जो कि अगर आपको कहानी के तौर पर सारे याद होंगे तो आराम से उनको लिख ले जाओगे। और पॉइंट फॉर्म में, सिनॉप्सिस फॉर्म में पढ़ने पर आपको पता है क्या फायदा होने वाला है। आप आराम से किसी के साथ किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे कर सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, कम जगह में आराम से प्रश्न लिख सकते हो, समय बचा सकते हो और पेज बचा सकते हो। और आप समझ लीजिए, और गहराई से सारे पॉइंट आ जाएंगे, कोई पॉइंट मिस नहीं होने वाला। ये आपके सबसे आसान तरीके हैं जो आप समझ सकते हो इसमें। और मेरी क्लास में आपने देखा भी होगा कि मैं जनरली पॉइंट में ही पढ़ाना पसंद करता हूं, इस तरीके से एरो बना करके कि ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। कहानी सुनिए, कहानी के बाद में उसके छोटे छोटे पॉइंट सिनॉप्सिस बना लिए हर पॉइंट के। जैसे मैंने कई क्लासेस में आपको बताया कि समाज है, एक सोसाइटी है, तो मौर्य काल का समाज की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो क्या लिखोगे भाई? किसी भी काल का हो, सिस्टम तो एक ही है ना। तो सबसे पहले समाज का स्वरूप लिखेंगे, फिर समाज में वर्ण विभाजन लिखेंगे, वहां की जाति व्यवस्था के बारे में बताएंगे, फिर वहां की महिलाओं की स्थिति के बारे में बताएंगे, वहां की दास प्रथा के बारे में बताएंगे, वहां के संस्कारों के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, वहां के खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। और इन 6 चीजों के बारे में अगर आप 20-20 शब्द लिखोगे जो मौर्य काल के खास, तो आपका पूरा आंसर तैयार हो गया मौर्य काल का। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो कहानी के तौर पर लिखने, याद करने की वजह से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। और जब आप सारे पॉइंट लिख करके आ जाओगे, अच्छे तरीके से लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छे करोगे, तो इसमें आराम से आपका सबसे बड़ा पॉइंट, आपके 60 to 70% नंबर आराम से ला सकते हो, अंक इजीली आप ला सकते हो। जब मैं ला सकता हूं तो आप लोग भी ला सकते हो। बस ये पढ़ने का तरीका क्या है, ये साइंटिफिक तरीका है जो जनरली साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, और उसी तरीके से आपको भी करना है। अब उसमें सब कुछ पूरा का पूरा 200 शब्दों का, 300 शब्दों का जो आंसर दे रखा है उसको रटना नहीं है, जो कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के स्टूडेंट जनरली करते थे कि भाई पूरा का पूरा आंसर रट जाओ। नहीं, सिनॉप्सिस पॉइंट में कहानी, उसकी बैकग्राउंड कहानी आपको याद होनी चाहिए, और पॉइंट फॉर्म में उसके सारे कंटेंट आपको तैयार होना चाहिए। फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये समझ लीजिएगा। तो इजीली 60 to 70% नंबर ला सकते हो। तो यही मेरा टारगेट भी है कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हो तो 300 से लेकर के 350 नंबर के बीच में आप आराम से अंक आप ला सकते हो मेरे साथ मिलकर के। और मैं 300 से कम नंबर के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं आपके साथ में। तो अब आप खुद बताइए, क्या इसमें करंट अपडेट करना है? नहीं, एक बार पढ़िए और कई बार पढ़ते चले जाइए तो गहराई भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, किसी विशेष भाषा, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं।
छोटे छोटे प्रश्न हैं तो बहुत ज्यादा उनको याद करने की जरूरत नहीं है। कहानी याद रखिए, उसका कंसेप्ट याद रखिए, बाकी सारी कहानी सब जगह पर एक जैसा ही कंटेंट रहता है। बस हर समय काल में जो नए परिवर्तन आते हैं उसको ध्यान में रखना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कंसेप्ट। अब इसमें मैं दूसरा सरप्राइज आपको बताने वाला हूं, और वो सरप्राइज ये है कि रिपब्लिक डे सेल आपकी ऑन है, 27 तारीख तक है। इसमें नए बैच के एडमिशन 3 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। MK लाइव कोड यूज करने पर आपकी जो फीस है वो 12,999 रुपए हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्लास, मटेरियल, सारी चीजें इंक्लूड हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज में यह है कि जनरली कोई भी शिक्षक आपको सेपरेट आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं कराता। मैं ये क्लास आप लोगों की आर्ट एंड कल्चर से शुरू कर रहा हूं। एंशिएंट मिडिवल इंडिया का पूरा आर्ट एंड कल्चर एक साथ सबसे पहले। और आर्ट एंड कल्चर की मेरी क्लास आप लोगों ने YouTube पर देखी थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसमें हजारों लाखों व्यूज आपके आए हैं, बहुत पसंद किया गया, सारी चीजें की गई। तो उसी बिहाफ पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑप्शनल में अलग से कराइए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं आर्ट एंड कल्चर आप लोगों की क्लास अलग से रखूंगा, इसीलिए आर्ट एंड कल्चर से यह क्लास स्टार्ट होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से आपकी क्लास स्टार्ट हो और उसके माध्यम से आप GS में भी आर्ट एंड कल्चर में बेहतर नंबर लाएं, तो मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और नंबर बूम करके लेकर के आइए। मैं एश्योर करता हूं कि 60% से ऊपर नंबर आएंगे। आई एश्योर यू। भरोसा कीजिए और मेरे साथ मिलकर के मेहनत कीजिए, अपनी सीट अभी से फिक्स कीजिए और इस सेल का फायदा उठाइए, ठीक है ना। चलिए, यह सबसे बड़ा सरप्राइज था। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और ये टेलीग्राम वार कोड है, इसके थ्रू भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन MK लाइव कोड यूज करना मत भूलना। और ये मेरा मेल ID और कांटेक्ट नंबर है, जिसके थ्रू आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।